बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या है, अनोवा की अजम्पशंस क्या हैं, अनोवा की एप्लीकेशन क्या है, इन सभी टॉपिक्स पर हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। सबसे पहले बेटा मैं आपको एक नसीहत करना चाह रहा हूँ, और नसीहत मेरी ये है आपको कि नमाज़ पढ़ा करें। अल्लाह ताला से इंसान की मोहब्बत का बेहतरीन इजहार जो है वो नमाज है। नमाज के मामले में गफलत ना किया करें। जब भी आपका दिल ना करे नमाज़ पढ़ने को, जब भी शैतान आपको वरगलाए, तो बेटा एक सिचुएशन अपने जहन में उतारा करें, और वो सिचुएशन है कि नमाज फ़र्ज़ है। नमाज मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान बुनियादी फ़र्क है, और नमाज अगर माफ़ होती तो यकीनन करबला में होती। वहाँ वो ऐसी सिचुएशन थी करबला में जहाँ पर नमाज माफ़ हो सकती थी। तो अगर बेटा करबला में नमाज की माफ़ी नहीं हुई तो फिर हमारे छोटे छोटे उज़र, हमारे छोटे छोटे हीले बहाने जो है ना, वो तो कुछ भी नहीं है। इसलिए बेटा नमाज़ पढ़ा करें। अब हम बात करते हैं कि अनोवा क्या है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है ये R.A. फिशर ने डेवलप किया। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की थ्योरी से पहले हम टू सैंपल टी टेस्ट यूज़ करते थे इक्वलिटी ऑफ मीन के लिए, यानी इक्वलिटी ऑफ मीन की टेस्टिंग के लिए हम लोग टू सैंपल टी टेस्ट यूज़ करते थे। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि अगर ये जो नल हाइपोथेसिस है जो हमने दो मीन्स की टेस्टिंग के लिए बनाया है, तो अगर इसमें मीन्स की तादाद ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या करना है। तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर R.A. फिशर ने एक नई थ्योरी, एक नया क्राइटेरिया डिज़ाइन किया जिसका नाम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है। तो पहले हम वो इशू डिस्कस करते हैं कि टी टेस्ट जो है वो क्यों बेहतर नहीं था मीन्स की टेस्टिंग के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जो हमारा टी टेस्ट है वो एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ दो मीन्स की टेस्टिंग कर सकता है। दो से ज़्यादा मीन्स की टेस्टिंग नहीं करता, फेल हो जाता है। तो अगर हमारे पास सैम्पल्स की तादाद ज़्यादा हो जाए, जैसे यहाँ पर N1 N2 अप टू सोन Nk है, हमारे पास जब सैम्पल्स की तादाद ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली फिर हमें दो मीन्स को टेस्ट करते हुए, यानी पेयर वाइज जब हम इनकी टेस्टिंग करेंगे तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ़ टी टेस्ट जो हैं वो बढ़ जाएंगे। जैसे अगर हमारे पास 10 सैम्पल हैं टोटल, तो अगर हम 10 सैम्पल्स के ऊपर इनके मीन्स को टेस्ट करें पेयर वाइज, तो हमें 45 टी टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी दो मीन्स की इक्वालिटी को टेस्ट करने के लिए। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ़ टी टेस्ट बढ़ते जाते हैं तो फिर इस सिचुएशन के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है रिजेक्टिंग द ट्रू हाइपोथेसिस, जैसे हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये वो रीज़न थी जिसकी वजह से हमें एक ऐसा अल्टरनेटिव प्रोसीजर चाहिए था जो टी टेस्ट से बेहतर हो और एक ही वक्त के अंदर दो से ज़्यादा मीन्स को टेस्ट कर सकता हो। तो अब दो से ज़्यादा मीन्स की टेस्टिंग के लिए फिर हम अनोवा में गए। तो ये जो अनोवा है इसमें हम एक ही वक्त में के डिफरेंट पॉपुलेशन मीन्स को हम टेस्ट कर सकते हैं इस टेस्ट स्टैटिस्टिक के ज़रिए। यहाँ पर S²B जो है ये एस्टिमेटेड वेरिएंस है फ्रॉम बिटवीन सम ऑफ स्क्वेयर्स, और S²W जो है ये एस्टिमेटेड वेरिएंस है फ्रॉम विदिन सम ऑफ स्क्वेयर्स। तो अब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है ये बेसिकली करता क्या है।
इसकी डेफिनेशन क्या है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है ये एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा क्राइटेरिया है जो डीकम्पोज करता है टोटल सम ऑफ स्केयर को इनटू डिफरेंट सम ऑफ स्केयर ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। जो हमारी टोटल वेरिएशन है, जो हमारी टोटल वेरिएबिलिटी है, उस वेरिएबिलिटी को ये डिफरेंट ग्रुप्स में शिफ्ट कर देता है। और जब उससे छोटे छोटे डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं तो फिर हर ग्रुप जो है वो अपनी वेरिएबिलिटी को स्टडी कर रहा होता है। देखें, अगर आप कलेक्टिवली एक ही डाटे की वेरिएशन देखेंगे तो वहाँ पर वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर आप उस डाटे से मुख्तलिफ ग्रुप्स बना लें ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया, तो फिर वो जो वेरिएबिलिटी है वो किसी हद तक कंट्रोल हो जाती है। मसलन देखें, अगर आप किसी हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर आप उन पेशेंट्स को कलेक्टिवली लें और उनकी एग्ज़ामिनिंग करें तो वहाँ पर आपको वो रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट डिजीज़ के पेशेंट हैं, डिफरेंट उनका एज ग्रुप है, डिफरेंट उनकी डिजीज़ की इंटेंसिटी है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अब हम करते क्या हैं, हम पहले मरहले के ऊपर पेशेंट्स को उनकी डिजीज़ के लिहाज से सेपरेट कर लेते हैं। यानी हम जैसे उनको डिफरेंट वार्ड्स में भेज देते हैं। यानी जो हार्ट का पेशेंट है उसको हार्ट वार्ड में शिफ्ट कर दिया, जो टीबी का पेशेंट है उसको टीबी वार्ड में शिफ्ट कर दिया, जो आइज़ का है उसको आइज़ वार्ड में, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हमने किया क्या है कि हमने उन सारे पेशेंट्स को जो डिफरेंट डिजीज़ के थे, हमने उनको मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर, मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर, ग्रुप्स के अंदर शिफ्ट कर दिया। अब उनकी जो वेरिएबिलिटी हमें पहले नज़र आ रही थी, यानी वो सारे मिक्स बैठे हुए थे, जब वो अपनी मुतल्लिका डिजीज़ के लिहाज से सेपरेट हो गए तो किसी हद तक उनकी वेरिएबिलिटी जो है वो कंट्रोल हो गई। यानी वो जो हेट्रोजेनिटी नज़र आ रही थी वो होमोजेनिटी में कन्वर्ट हो गई। अब डिजीज़ के लिहाज से हमने उनको डिफरेंट ग्रुप्स में शिफ्ट कर दिया। तो इसी तरह देखें, अगर हम उनको जेंडर के लिहाज से शिफ्ट करते, अगर हम उनको उनकी एज के लिहाज से डिफरेंट करते, अगर हम उनको इन डिजीज़ की इंटेंसिटी के लिहाज से डिफरेंट करते, तो यहाँ पर क्या है कि आपकी जो मेन वेरिएबिलिटी है वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में शिफ्ट होती जा रही है, और वो कंपोनेंट्स जो है वो रिलेटिवली होमोजीनियस है विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक स्पेशलिटी। तो ये जो ग्रुपिंग हम कर रहे हैं, जो हम ब्लॉकिंग कर रहे हैं, यही एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है की रोल प्ले करता है। उसकी वजह ये है कि जो टोटल वेरिएशन है जब वो डिफरेंट ग्रुप्स में शिफ्ट होती है और वो ग्रुप्स रिलेटिवली होमोजीनियस होते हैं, तो उनकी वेरिएशन जो है वो किसी हद तक कंट्रोल हो चुकी होती है। अब देखें कि अगर आपने एक वेरिएबल के लिहाज से या एक फैक्टर के लिहाज से डाटे को डीकम्पोज किया हुआ है तो उसको हम कहते हैं वन वे अनोवा। तो अगर आपने दो फैक्टर्स के लिहाज से अपने डाटे को डिफरेंट ग्रुप्स में शिफ्ट किया हुआ है तो वो आपका कहलाएगा टू वे अनोवा। जैसे यहाँ पर ABCD ये 4 ट्रीटमेंट्स हैं, 4 ग्रुप्स हैं, इनके अंदर हमने डाटे को सेपरेट किया हुआ है। तो ये यहाँ पर सिर्फ एक फैक्टर है। ये हो सकता है डिफरेंट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, ये हो सकता है डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिहाज से हमने इनकी इंफॉर्मेशन को लिखा हुआ है। अब जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं, एक आपका ABC है और एक अल्फ़ा बीटा डेल्टा वगैरह। अब ये जो क्राइटेरिया है ये 2 वे है, यानी यहाँ पर आपने अपने डाटे को 2 फैक्टर के लिहाज से डीकम्पोज किया हुआ है। तो ये जो पहली डीकम्पोजिशन है वो एक फैक्टर के लिहाज से, जिसे हम ट्रीटमेंट कहते हैं, और जो दूसरी डीकम्पोजिशन है ये 2 फैक्टर के लिहाज से, एक इसमें ट्रीटमेंट है, दूसरा इसमें ब्लॉक है। अब इनके ऊपर हम डिटेल में
पढ़ेंगे कि ट्रीटमेंट क्या है, ब्लॉक क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या है, एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या है, एक्सपेरिमेंटल एरर क्या है, लेआउट क्या है, ये सभी इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डीपली पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि अनोवा की अजम्पशंस क्या हैं। अनोवा की सबसे पहली अजम्पशन ये है कि जिस पॉपुलेशन से आप सैंपल जनरेट कर रहे हैं वो नॉर्मल होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जितने भी आपने सैंपल्स चूज़ किए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इंडिपेंडेंट हों, मतलब के सैंपल्स जो हैं वो रैंडमली और आइडेंटिकली सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। मसलन ये आपकी पॉपुलेशन है, इसमें से आपने ये N1 N2 N Nk ये जो आपने सैंपल्स निकाले हैं तो ये इंडिपेंडेंटली निकले हैं। इसके अलावा है कि होमोजेनिटी होनी चाहिए वेरिएंसेस के दरमियान, कि ये जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड तो ये सारे के सारे होमोजीनियस हैं। होमोजीनियस का मतलब कि यहाँ पर होमोसेडास्टिसिटी होल्ड करती है कि तमाम जो वेरिएंसेस हैं वो इक्वल हैं। नॉर्मल पॉपुलेशन हैविंग यूनिफॉर्म वेरिएंस। एडिटिविटी है, एडिटिविटी में सम ऑफ वेरिएंसेस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स शुड बी इक्वल टू द टोटल वेरिएंस, यानी जो वेरिएंसेस का सम है, सम ऑफ वेरिएंसेस जो है ऑफ ऑल कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल वेरिएंस, वो टोटल वेरिएंस के इक्वल होना चाहिए। यानी डिफरेंट जो वेरिएंसेस अगर आप उनको सम अप कर लें तो वो रिजल्ट और टोटल जो वेरिएंस का रिजल्ट है वो दोनों सेम होने चाहिए। इसके अलावा ट्रीटमेंट के अंदर और जो एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट है वो एडिटिव होना चाहिए, यानी हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो एडिटिव फॉर्म में नज़र आना चाहिए। जैसे ये हमारा वन वे अनोवा है तो इसमें सिर्फ ट्रीटमेंट है तो ओवरऑल मीन प्लस ट्रीटमेंट इफ़ेक्ट है प्लस ये एरर इफ़ेक्ट है, तो ये सारे एडिटिव फॉर्म में प्लस हुए हैं। इसी तरह यहाँ पर टू वे अनोवा की मॉडलिंग है तो ये ट्रीटमेंट इफ़ेक्ट है, ये ब्लॉक इफ़ेक्ट है, ये इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट या एरर है, ये ओवरऑल मीन है। अब इसमें जो TJ है ये Jth ट्रीटमेंट है, BI ith ब्लॉक इफ़ेक्ट है, रैंडम एरर IJ ith रैंडम एरर है फॉर Jth ट्रीटमेंट, और जो ये म्यू है ये हमारा ओवरऑल मीन है। मीन ऑफ के नॉर्मल पॉपुलेशन इज इक्वल टू दिस वन। एप्लीकेशन ऑफ अनोवा में अब हम बात कर रहे हैं कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है ये अप्लाई कहाँ कहाँ होता है, कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को यूज़ करता है। तो सबसे पहला तो इसका जो यूज़ है, इसकी जो एप्लीकेशन है वो है कि इक्वालिटी ऑफ मीन्स को टेस्ट करता है, यानी बेशुमार मीन्स हैं उनको आप टेस्ट कर सकते हैं। दूसरी इसकी एप्लीकेशन है कि टेस्ट द सिग्निफिकेंस बिटवीन वेरिएंस ऑफ टू सैंपल्स, वेरिएंस की टेस्टिंग में भी ये यूज़ होता है। कंट्रोल द वेरिएबिलिटी में यूज़ हो रहा है क्योंकि जो हेट्रोजीनियस डाटा है जब आप इसको डिफरेंट ग्रुप्स में शिफ्ट करते हैं तो ये जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है ये डिफरेंट सम ऑफ स्क्वायर्स में डीकम्पोज हो जाता है। तो ये जो ग्रुप्स हम बना रहे होते हैं ये होमोजीनियस है, जैसे ये पेशेंट्स की हमने एग्जांपल ली हुई है। अनोवा जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर, तो कोरिलेशन और रिग्रेशन का जो इन्फ्रेंस है उसकी एप्लीकेशन वहाँ पर भी हम ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक जो है ये यूज़ कर रहे होते हैं। स्पेशली लीनियरिटी ऑफ रिग्रेशन में सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जो है इसको हम अनोवा के ज़रिए टेस्ट कर सकते हैं। जो हमारा एक्सपेरिमेंटल एरर है ये मिनिमाइज हो जाता है जब हम किसी भी एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के ऊपर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक अप्लाई करते हैं तो जो हमारा एक्सपेरिमेंटल एरर है वो मिनिमम होता है, क्योंकि जो टोटल वेरिएशन है वो डिफरेंट ग्रुप्स में शिफ्ट हो जाती है, तो इससे हमारा जो एरर है वो कम हो जाता है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की एप्लीकेशन से। वन वे अनोवा के अंदर ट्रीटमेंट और एरर है,
इसके अलावा जो 2 वे एनोवा है यहाँ पर ट्रीटमेंट, ब्लॉक और एरर इफेक्ट है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।